तो 2004 में धूम मूवी आई थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया में यंगस्टर्स के अंदर इतना क्रेज फैला ना, धूम मूवी ना ही होती ना इंडिया में सुपर बाइक्स होती, ना मोटो ब्लॉगिंग कल्चर होता। 40 लाख की बाइक हो, 50 लाख की बाइक हो, कि इस मूवी ने पूरी गेम पलट दी। पिरामिड्स दोबारा बन सकते हैं, बट पल्सर 220 ऐसी बाइक दोबारा नहीं बन सकती। वो उसको बेस्ट फास्टेस्ट बाइक का टाइटल मिल चुका था, चाहे 200 सीसी हो, चाहे 390 सीसी। केटीएम के सेगमेंट में उसको टक्कर देने वाली बाइक बनी ही नहीं है। 100 की स्पीड के बाद ये बाइक पागल हो जाती है, फिर ये किसी को नहीं देखती। जो लोग बाइक्स के बारे में जानते हैं उनको पता है कि यार उनका क्या चीज़ है। कावासाकी की ZX 10R, और ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। बट इनका जो नेगेटिव पॉइंट है ना, एक तो इनके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, और ऑफ कोर्स इनको मेंटेन करना भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे चैनल पे आए हैं एक बड़े फेमस मोटर ब्लॉगर चंडीगढ़ के भाई साहब की जर्नी बहुत लंबी है और बहुत कुछ था उनसे सुनने को, बताने को आप लोगों से। आज हम उन्हें रूबरू करा रहे हैं। सो मिलिए जरा इनसे। और कैसे जनाब? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। थैंक यू। बताइए आपकी जर्नी कहाँ से और कैसे शुरू हुई? तो मेरा नाम है पिक्सल बाइकर और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मैं बाइक्स, कार्स, मॉडिफिकेशंस के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग्स बनाता हूँ, और मुझे एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो दैट्स इट। ये पैशन है आपके कैसे पड़ा? काइंड ऑफ हम शुरू में जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा बड़े हो गए तुम क्या बनोगे या तुमने क्या करना है। तो आपको जो ये इस लाइन में आप कैसे आए? मतलब काइंड ऑफ आप बाइक से रिलेटेड या फिर ट्रैवल, मोटो ब्लॉगिंग, कैसे आप प्लान कैसे किया आपने? सो एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैं वीडियो एडिटर हूँ। ओके। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, बट बाय पैशन, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में को पता है बाइक्स का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। जब आप और हम छोटे होते थे तब धूम मूवी कितना क्रेज़ था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था बाइक्स को लेके, और तब से बस बाइक्स पसंद आनी स्टार्ट होगी। करिश्मा होती थी, देखते थे हम कि यार सुपर बाइक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे लिए तो करिश्मा सुपर बाइक होती थी। नहीं, उस टाइम का बहुत क्रेज था। बहुत क्रेज़ था उस टाइम। रोडीज आया था और वो उसने बहुत प्रमोट किया था जी, जी, करिश्मा को। तो बचपन से बाइक दिखते आ रहे थे, सपने थे कि यार एक दिन हम भी बाइक लेंगे, स्पोर्ट्स बाइक चलाएंगे, महंगा सा हेलमेट पहनेंगे, अच्छी जैकेट पहनेंगे। तो वही सब फॉलो करते रहे, ठीक है, अचीव करते रहे, और वहीं से ये क्रेज दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है। फर्स्ट ब्लॉग कब बनाया और कैसे बनाया और किसने सजेस्ट किया था आपको? तो 2017 में मैंने एक ब्लॉग देखा था जिसमें सुजुकी हायाबुसा की अनबॉक्सिंग की जा रही थी, और उस टाइप का कंटेंट मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखा था, और वो ब्लॉग बनाया था अपने JS पाजी ने। तो तब से ही मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और मैंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दी। उनसे मोटिवेट होकर ही मैंने एकदम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उनसे देखा, समझा कि कैसे कैसे मोटर ब्लॉग होता है, कैसे बाइक्स के ऊपर बैठ के लोग मौसम की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, और एक्सप्लोर करते हैं न्यू न्यू प्लेसेस। तो वहीं से मेरा क्रेज स्टार्ट हो गया था, आई थिंक 2017-18 से। ये भी वही फील कर सकता है काइंड ऑफ जिस उसमें रहा हो, या काइंड ऑफ आपसे रिलेटेड कोई मोटो ब्लॉगर होगा जो रेगुलर लोग ट्रैवल करते होंगे, तो वो इस चीज को बहुत रिलेट करता है। वो तो है, एक जो ट्रैवलर होता है ना, जो बंदा एक्सप्लोर करना जानता है, वो एक दूसरे एक्सप्लोरर को समझ सकता है। सो फिर आपको ऐसा कब लगा कि मतलब मेरे को एज अ प्रोफेशन इस काम को करना चाहिए? एक्चुअली क्या था, ये पैशन था पहले तो, क्योंकि जब यूट्यूब हम नहीं भी चलाते थे तब भी बहुत ज़्यादा बाइक चलाते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है। फिर एकदम से यूट्यूब आया, वहाँ से हमने भी बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा कि लोग लद्दाख जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, पैदल लिफ्ट मांगते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी हम दूसरे लोगों को देख के मोटिवेट हुए कि यार देखो दुनिया में लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, और हम भी जो कुछ डिफरेंट करते हैं उसको भी यूट्यूब पे लेके आए, लोगों के सामने उस चीज़ को लेके आए, रिकॉर्ड करें, और एज अ मेमोरी भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि यार एक यादगार बनी रहती है कि यार यहाँ घूमने गए थे। और काफ़ी लोग मुझसे भी मोटिवेट हुए हैं कि मुझे देख के उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ये तो आपकी अच्छा ही है। कुछ ये बड़े लोगों के बड़प्पन होता है कि आप इस चीज़ को बोल रहे हो कि आपसे रिलेट मोटिवेट हुए हैं। अगर हम हमसे या आपसे कुछ लोग कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो ये आपकी अच्छा ही है। तो वही चीज़ मोटिवेट करती है कि यार कोई मिलता है ना और कहता है कि भैया आपको देख के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो यार वो चीज़ ना हमें ही 2x मोटिवेट कर देती है, हमें और मोटिवेट करती है कि इसको हम सीधी सी बात हो और ब्लॉग बनाएं। और सेकेंडरी ये भी है कि देखो आज का टाइम है ना, अर्निंग का है, लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं हर एक फील्ड में, ठीक है। और कभी कोई ब्रांड डील्स अच्छी मिल जाती है
तो वहाँ से भी अर्निंग 2x हो जाती है। ब्रांड यूज में ऐसा होता है कि यार कभी कभी हमें बायस्ड होने के लिए बोला जाता है कि हमें किसी नेगेटिव चीज़ की ही प्रमोशन करनी पड़ जाती है, बट वो हम अवॉइड करते हैं, वहाँ पर पैसा अच्छा है। बट मैं कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ प्रमोट नहीं करता कि जिससे मेरे फॉलोअर्स का या किसी का भी नुकसान हो। आजकल बहुत सारी गैम्बलिंग एप्स आ चुकी है, वो इतना पे करना चाहती है ना, अब पूछो मत कि यार जितना आप जॉब पे 3 महीने में कमाओगे ना उतनी सिर्फ एक ऐड से कमा लोगे। क्योंकि आई गॉट इट लाइक लास्ट टाइम हुआ था जो ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह होती हैं, तो अभी सरकार ने उनको बंद भी कर दिया, वो उनसे बारे में बात कर रहे हैं ना आप। हाँ, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा पे करती है, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्या कभी भी नेगेटिव चीज़ को प्रमोट ना करूँ। कभी कभी कुछ एसेसरीज भी ऐसी होती है ना जो बिल्कुल जिनका यूजलेस होती है, वो उल्टा पैसे की बर्बादी होती है। ऑफ कोर्स चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी आ गए जो काफ़ी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, वन टाइम यूज़ होते हैं, तो उनको भी मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। अगर मैं उनको प्रमोट करने पे आ जाऊँ तो भाई सीधी सी बात है, अर्निंग मेरी कहाँ से कहाँ चली जाए। बट मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसका नुकसान हो। मैं हमेशा ऑनेस्टली चीज़ को पहले यूज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या इसके रिजल्ट्स है, तभी मैं प्रमोट करता हूँ। मेरी अर्निंग उससे ठीक ठाक होती है, बहुत अच्छी वाली नहीं होती, बट मैं नहीं चाहता कि किसी का मेरे कारण लॉस हो। क्या फिर फर्स्ट आपकी बाइक कौन सी थी जो आपने पर्सनल खुद से बाइक की, या जिसे फर्स्ट ब्लॉग आपने बनाना स्टार्ट किया? एक्चुअली जो मेरी फर्स्ट बाइक थी ना वो मैंने खुद बाई नहीं की थी। वो एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था ना तो डेली बस का किराया, ऑटो का किराया होता था, तो भाई महंगा पड़ रहा था मेरे को उस टाइम। ठीक है, तो और उसके बाद फिर क्या हुआ ना, मेरी फैमिली वाले कहने लगे कि यार बाइक ले लेते हैं कि घर के काम थोड़े फास्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम मुझे है ना ट्रैवल का शौक था, बट बाइकिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी, बाइक के अंदर की नॉलेज नहीं थी मेरे को कि मशीनरी क्या काम करती है। स्पेयर पार्ट कैसे क्या है, हाँ, कुछ नहीं पता। मेरे लिए सारी बाइकें सेम थी, क्या सुपर बाइक, क्या बुलेट, क्या छोटी बाइक, सारी सेम थी। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि यार जोन से बाइक दिलानी दिला दो। उस टाइम आई थिंक मेरी एज भी कम थी, आई थिंक 18 ईयर्स थी मेरी एज। तो उस टाइम मैंने प्लेटिना बाइक बाई की थी, बजाज प्लेटिना। वो बाइक बहुत अच्छी थी, मैं यार दोस्तों में घूमता रहता था। तो उसके बाद ये था कि हाँ धीरे धीरे सफ़र चलता गया, बाइक्स मैंने और भी चलाई, शोरूम्स जाके प्रमोशन के दौरान मैंने सुपर बाइक्स चलाई। तो आज का टाइम ऐसा है ना, मैंने हर तरह की बाइक चला ली है। बट देखो एक बात है, मैं कोई भी बाइक चलाऊं, चाहे बहुत छोटी बाइक हो चाहे बहुत छोटा स्कूटर हो, मैं इंजॉय करता हूं, क्योंकि हर एक मशीन की अपनी रिस्पेक्ट है। आज के टाइम पे जो विंटेज स्कूटर होते हैं, पुराने टाइप के स्कूटर गियर वाले, उनको जो चलाने का मजा है ना, वो आजकल के हाईटेक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी वाइब भी अलग थी। वाइब भी अलग थी, एक वो मजबूत थी, वो पकड़, वो मतलब जैसे उनकी जो आवाज थी स्कूटर की, वो आजकल की चीजों में नहीं। वही तो, एक वेस्पा आता था, एक अपना चेतक आता था बजाज का। अभी कर रहा है 2025। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, काइंड ऑफ 10 या 12 15 साल पीछे जाए, तो इंडिया में कोई सुपर बाइक के बारे में सोच भी नहीं सकता था ना। मोटो ब्लॉगिंग तो दूर दूर तक, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है 2005-6 के बाद ही कुछ ग्रोथ, या फिर हमारे इंडिया में बाइक्स में वैरायटीज आने लगी। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में कब सुपर बाइक का क्रेज बढ़ा, या फिर कब लोगों को आया कि हमें बाइक रेसिंग वाली बाइक लेनी चाहिए, या समथिंग कुछ मॉडिफाई वाली बाइक लेनी चाहिए, कुछ ऐसा आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं? तो 2004 में धूम मूवी आई थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया में यंगस्टर्स के अंदर इतना क्रेज फैला ना सुपर बाइक्स को लेके, स्पोर्ट्स बाइक को लेके, जिसने पूरी गेम पलट दी। ठीक है, उसने यंगस्टर्स को मोटिवेट किया सुपर बाइक्स की तरफ, और इंडिया में क्रेज फैला दिया। आज अगर धूम मूवी ना ही होती ना इंडिया में सुपर बाइक्स होती, ना मोटो व्लॉगिंग कल्चर होता। तो इसके अंदर जो सुजुकी की सुपर बाइक्स दिखाई गई थी, हायाबुसा है ना, सुजुकी बैंडिट, ठीक है, तो रास्ते में जो भी कोई बड़ी बाइक दिखती थी ना, लोग बोलते थे धूम वाली बाइक जा रही है। तो उसी ने इंडिया के अंदर सुपर बाइक्स का क्रेज लेके आया। ठीक है, आज भी जो लोग सुपर बाइक्स अफोर्ड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धूम मूवी से इंस्पायर होकर ही बाय कर रहे हैं। और सुपर बाइक्स कंपनीज को भी पता चल गया कि यार इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोग लाखों की बाइक लेने को तैयार बैठे हैं, चाहे 40 लाख की बाइक हो, 50 लाख की बाइक हो। इंडिया में देखो हर तरह की बाइक बिक रही है। तो वही बातचीत है कि इस मूवी ने पूरी गेम पलट दी। आज के टाइम में सुपर बाइक्स होंगे, या फिर काइंड ऑफ हम लगा लें कि भी इंजन इतने बड़े बड़े बाइक आ गए जो गाड़ी से बिल्कुल टक्कर में दे रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं इंडिया में, तो जो जैसे काइंड कोई भी सुपर बाइक्स है, हर एक कंपनी अलग अलग देती है। तो इसके अलग अलग फीलिंग है सब में चलाने में, या फिर सब नॉर्मल है, या एक जैसे चलते हैं? क्योंकि आप
किसी भी कंपनी में जाओगे वो आज के टाइम में सुपर बाइक दे रही है। तो इंडिया में 3 टाइप की इंजन है। एक है अपने जापानीज, जर्मन इंजन्स और इंडियन इंजन्स। जापानीज में आते हैं अपने यामाहा, सुजुकी, होंडा, कावासाकी। ये वाले जो इंजन होते हैं ना, ये काफ़ी रिफाइंड होते हैं, काफ़ी स्मूथ होते हैं और इनकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स जापानीज अपने टेक्नोलॉजी के लिए माने जाते हैं, तो इनके अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सेकंड आते हैं अपने इंडियन इंजन्स, जैसे कि बजाज, टीवीएस, महिंद्रा, टाटा। ठीक है, ये अपने जो इंडियन इंजन्स है ना, ये काफ़ी रफ एंड टफ, ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से बने होते हैं। तो ये काफ़ी है ना इंडियन मार्केट को समझते हैं और इंडियंस अपने इंडियन ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और लास्ट आते हैं अपने जर्मन इंजन्स, ऑफ कोर्स वॉक्सवैगन, BMW। सो इन इंजन्स का क्या बात है ना कि इनमें फीचर्स भर भर के है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर वाली है। बट इनका जो नेगेटिव पॉइंट है ना, एक तो इनके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, और ऑफ कोर्स इनको मेंटेन करना भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और इनको तीनों को चलाने का फील अलग अलग है। इंडियन इंजन्स काफ़ी चीपर है, काफ़ी चलाने में है ना रफ एंड टफ है। जापानीज इंजन्स की क्वालिटी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जर्मन इंजन्स तो भाई, अगर आपकी जेब अच्छी खासी भरी हुई है ना, तो ऑफ कोर्स आपको जर्मन इंजन की तरफ जाना चाहिए। एक BMW की कार, वॉक्सवैगन की कार, BMW की बाइक आपको बहुत सूट करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइड जाते हैं, तो आपका बजट के हिसाब से होना चाहिए। सो आपके लिए मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि जब से आपने मोटो ब्लॉगिंग या फिर बाइक चलाना स्टार्ट किया, जब से आपका लाइसेंस बना, तब से अभी तक आपकी एवरग्रीन सबसे फेवरेट बाइक कौन सी है? देखो बाइकें तो सारी फेवरेट है। देखो पिरामिड्स दोबारा बन सकते हैं, बट पल्सर 220 ऐसी बाइक दोबारा नहीं बन सकती। उसकी जो लुक्स है ना, जो उसकी पावर है, जो उसका फील है, ठीक है, जो उसका डिज़ाइन है, वो नेक्स्ट लेवल है। 2007 में ये बाइक लॉन्च हुई थी और आज भी देखो कोई अपडेट नहीं है इसके अंदर, फिर भी ये बाइक अच्छी से अच्छी बाइक को टक्कर देती है। 220 सीसी का इंजन इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, शायद ही कोई लड़का हो इंडिया में जिसकी पल्सर 220 क्रश ना रही हो। ठीक है, तो इस बाइक की बात ही अलग है। मेरी भी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक चलाई थी ना, मैं हैरान हो गया था भाई, ये क्या चला लिया। वो बाइक एकदम बीस्ट है और आई थिंक उस बाइक को कोई भी रीडिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो लुक है ना और जो उसकी पावर है, वो हमेशा एवरग्रीन ही रहेगी। यू मीन टू से अगर उसको आज भी लॉन्च किया जाए तो आज भी वो बिकेगी? वो देखो बाइक ऐसी है ना, उसके अंदर इंजन में कोई चेंज नहीं है, वही 220 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और ऊपर से ये भी है ना, जिस टाइम वो बाइक थी ना इंडिया में, वो उसको बेस्ट फास्टेस्ट बाइक का टाइटल मिल चुका था। मतलब और कोई बाइक थी ही नहीं टक्कर में, जब तक हमारे इंडिया में KTM नहीं आई थी, बाकी ब्रांड्स नहीं आए थे, उसको टक्कर देने वाला कोई बाइक थी ही नहीं। और मैं भी शायद जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये बात नहीं पता होगी, थैंक्स बताने के लिए। तो कोई नहीं, जो बाइक एंथुजियास्ट है ना, हमारा काम ही बाइक के ऊपर चर्चा करना है। हमें तो बस एक बार बाइक के बारे में पूछा जाए, हम रुकते नहीं है फिर। अगर आप किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं या हमारे व्यूवर्स को बता रहे हैं, तो ये हमारा भी सौभाग्य कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था, आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला बना हुआ है तो एक बाइक से रिलेटेड। वो हर कोई मतलब महंगी है बाइक, प्रॉपर सुपर बाइक लगती है, हर उसमें फैसिलिटी, हर फीचर है, फिर भी उस पर एक टैग लगा है, वो टैग है छपरी का। वो टैग क्यों है? अगर आप उससे रिलेटेड कुछ हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं। आई थिंक आप KTM की बात कर रहे हैं। यू आर राइट, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो देखो KTM जैसी पावरफुल मशीन उसके सेगमेंट में कोई भी नहीं है, चाहे 200 सीसी हो चाहे 390 सीसी। KTM के सेगमेंट में उसको टक्कर देने वाली बाइक बनी ही नहीं है। और बहुत फीचर पैक्ड मशीन है ये KTM। जो लोग KTM को छपरी बोलते हैं ना, पहली बात तो वो लोग हैं जो उसके ऊपर बैठ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। वो अंदर से जेलस फील करता है KTM को देख के। देखो एक आदमी है जो एक प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ एक पावरफुल मशीन के ऊपर बैठ के चला रहा है, उसे अफोर्ड करने के बाद, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रहा है, अपना कहीं जा रहा है, आ रहा है, ऑफिस जा रहा है। छपरी को जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो खुद साइकिल पे बैठे हैं। बाइकिंग कम्युनिटी में कुछ बुरे लोग आते हैं जो ऑफकोर्स रैश राइडिंग करते हैं, है ना। और ऑफकोर्स वो अगर KTM लेके रैश राइडिंग करे तो ब्रांड का नाम खराब कर रहे हैं वो, ठीक है। बुलेट चलाने वाले भी कुछ गलत होते हैं, पल्सर चलाने वाले भी कुछ लोग गलत होते हैं। आजकल देखो थार का जो कितना नाम खराब हो रखा है। तो कभी मशीन गलत नहीं होती, जो उसको चलाने वाला पर्सन अगर वो इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो अपना नाम तो खराब कर ही चुका है। वो
अपने आसपास की चीज़ों का भी नाम खराब कर रहा है। रही बात KTM की, इसके सेगमेंट में इससे ज़्यादा पावरफुल मशीन और कोई भी नहीं है। अगर मेरे पास कल को बजट हुआ ना, एक KTM तो जरूर बाय करूंगा। बट जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल है, जो KTM के अलॉय व्हील का कलर है या फिर काइंड ऑफ उसका जो कलर है, वो कंपनी को थोड़ा चेंज करना चाहिए, या वो अच्छा है? मुझे लगता है उस कारण उसे ज़्यादा वो छपरी वाले टैग मिले हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो उसका ऑरेंज कलर आया है, हाँ, ये बाकी बाइक से ऑफकोर्स शुरू से इसको अलग बनाता था। और ऑफकोर्स लोग भी अलग दिखना चाहते हैं रोड के ऊपर, उनको चाहिए था कि दूर से एक मशीन दिखे, हम दूर से ही चमकते हुए दिखे कि हाँ भाई अलग से कुछ आ रहा है, तो लोग फिर ऑरेंज कलर बाय करते थे। अभी भी KTM को तो ब्लैक कलर भी आया था, बाद में व्हाइट कलर भी आया था, बट वो उतने सेल आउट नहीं हुए जितना ऑरेंज कलर हुआ है। ऑफकोर्स देखो, लोगों को चीज़ जो पसंद आ रही है लोग वही बाय कर रहे हैं, बट देखो लोगों को जो पसंद आ रहा है लोग वही बाय कर रहे हैं, और कंपनी भी वही बेच रही है जो बिक रहा है। सो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि जब लास्ट टाइम आपके पल्सर थी, तो पल्सर के बाद 2024 या 24 में लिया आपने बाइक? कब लिया? 24 में। 24 में। तो जब आपने पल्सर के बाद सेकंड बाइक पे स्विच करने का प्लान किया, अब बहुत सारी बाइकें ले सकते थे, फिर आपने R15 वर्जन 4.0 क्यों ली, हमारे जो पीछे खड़ी है? देखो R15 एक ऐसी बाइक है ना, 155 सीसी होने के बावजूद कि 200 से लेके 350 सीसी की बाइक को हरा देती है। पता नहीं यामा ने इसके अंदर क्या डाला है। 100 की स्पीड के बाद ये बाइक पागल हो जाती है, फिर ये किसी को नहीं देखती कि भाई कौन सी बाइक है, कौन सी कार है। इसका काम होता है सिर्फ आगे निकलना। और ऑफ कोर्स काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जो लोग बाइक्स के बारे में जानते हैं उनको पता है कि R15 क्या चीज़ है, और तभी मैंने देखो R15 के ऊपर स्विच किया। तो जब आपने R15 ली, इससे फर्स्ट ब्लॉग बनाया, तो वो फीलिंग थी, वो मतलब कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे उस चीज़ में? एक्चुअली उन दिनों में क्या हुआ था ना, उन दिनों में काफ़ी सारी बाइक्स ढूंढ रहा था कि कौन सी बाइक बाय की जाए, और उन दिनों ना मैं सोया नहीं था ठीक से, और काफ़ी सारे शोरूम विजिट किया मैंने। और उस दिन जिस दिन मैं बाइक बाय कर रहा था ना, उस दिन मैं नींद में था, और मेरे को समझ में नहीं आया कि ये सपना चल रहा है या रियलिटी है। बाइक अभी खरीद ली है कि नहीं खरीदी है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बॉय के लिए, एक लड़के के लिए बहुत ज़्यादा है ना इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो वाला, जब वो एक न्यू व्हीकल बाय कर रहा होता है। क्योंकि घर में हमारे, आपको पता है इंडियन फैमिली में ना व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, एक फैमिली मेम्बर ही होता है। तो उन दिनों मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि यार कौन सी बाइक बाय की जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पैसे आ रखे थे ना, तो खर्च हो जाते हैं मेरे पास पैसे। तो मैंने क्या किया था कि यार बजट बना के रखा हुआ था कि भाई इन दिनों ले लेते हैं बाइक, वरना पैसे कहीं और लग जाएंगे। तो उन दिनों मैं सो नहीं पाया था, और उसके बाद ना मुझे 2 हफ्ते बाद रियलाइज़ हुआ, 2 हफ्ते बाद होश आया मेरे को कि मैंने बाइक बाय कर लिया। और मैंने ये वाली बाइक पहले भी बहुत चला रखी थी दोस्तों से, है ना, बोरो करके, तो मेरे को पता था कि ये बाइक कैसी है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल फेमिलियर था इसके साथ, जो एडजस्टमेंट था मेरा। तो मेरा एक क्वेश्चन और था, जो मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी है आपसे। आज के टाइम में इंडिया में सबसे महंगी बाइक कौन सी कंपनी दे रही है, और उसके कुछ फीचर्स अगर आपको पता है तो हमें बता दीजिए। तो देखो, इंडिया में लीटर क्लास सेगमेंट सबसे महंगा सेगमेंट है। लीटर क्लास में होती है अपनी 1000 सीसी प्लस बाइक्स, और इसमें आई थिंक 4 प्लेयर्स है जो अपने सेगमेंट में किलर है। कावासाकी की ZX10R, ये बाइक 18 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अगर आप एक ड्यूरेबल जापानीज मशीन चाहते हो। सेकंड आती है अपनी जर्मन मशीन BMW S1000RR। ये बाइक 25 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव है अपनी 10R से, बट इसके अंदर आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मिलता है, टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा खर्चा ये कराती है। नेक्स्ट आती है अपनी सुजुकी की हायाबुसा। ये बाइक आपको पता है जॉन अब्राहम की बाइक जॉन से इब्राहिम की नाम बाइक, से फेमस है, इस बाइक का मैंने भी नाम सुना है। और इसको धूम वाली बाइक के नाम से भी इंडिया में कहा जाता है, ठीक है। ये बाइक 18 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट लीटर क्लास की बाइक है ये। और नेक्स्ट आता है अपना डुकाटी का सेगमेंट। ये जो बाइक है ना डुकाटी, ये आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगी। इसको ना बाइक्स की फेरारी भी कहा जाता है। एक तो ये बहुत रेयर देखने को मिलती है, सेकंड जिसका कलर है ना, इसकी सारी बाइक्स मोस्टली रेड कलर की आती है, अब जाके इसके अंदर वाइट कलर आया है, बट इसकी जो मेन पहचान है ना, इसकी शोरूम की जो पहचान है वो रेड कलर है, और ये बहुत रेयर देखने को मिलती है। इटालियन मशीन है, और बहुत कम लोग इसे बाय करते हैं बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव जाती है ये। अभी मैंने जिन भी बाइक्स के नाम लिए ना आपके सामने,
सबसे ज़्यादा खर्चा कराने वाली डुकाटी है। जो अपने जेस पाजी है ना, उन्होंने एक बार बाई की थी डुकाटी, तो उन्होंने पता क्या बोला, ये डुकाटी नहीं है, ये दिल दुखाती है। इसका जो रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने भी बाद में बेच दी थी। जो बंदा इतनी ज़्यादा सुपर बाइक्स बाय करता है और उन्होंने एक बाइक सुपर बाइक बेच दी, वो उनका सोचो कितना खर्चा करा जाएगी। तो ये जो 4 प्लेयर्स है जो मेन मार्केट में खेल रहे हैं, और भी कोई ब्रांड्स होंगे जो रह गए होंगे, बट लीडर क्लास सेगमेंट सबसे महंगा सेगमेंट है। सो आप एक बाइकर हो, मोटो ब्लॉगर हो, जब आप अपनी बाइक को लेके घर से निकलते हो तो लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं? या कोई मिलता है तो आपको बाइक पे बैठते देखते हैं तो कैसे, मतलब काइंड ऑफ उस चीज को बताओ हमें, कैसा फील होता है आपको? तो जब भी मैं बाइक लेके निकलता हूँ ना, कई तरह के लोग मिलते हैं, एकदम मिक्स रिएक्शन होते हैं। कुछ लोग तो मिलते हैं कि यार काफ़ी हैरान होते हैं, बाइक के बारे में पूछते हैं, कैमरे को देख के पूछते हैं, भैया ब्लॉग बनाते हो, हमें भी ब्लॉग में लोगे, बाइक से फोटो क्लिक कराते हैं। काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं बाइक को लेके कि आपने बाइक काफ़ी अच्छी बनाई है, बाइक कौन सी है। लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ भरे होते हैं, ठीक है। और बच्चे मिलते हैं ना, वो रिएक्शन तो भाई प्राइसलेस होता है। जब बच्चे स्कूल बस में से हाय हेलो करते हैं, बाय करते हैं, ऑटो में से बाय करते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, मम्मी बाइक, पापा बाइक, तो वो जो रिएक्शन होता है ना, वो तो यार देखो प्राइसलेस होते हैं। उसी के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक बाइकर हूँ। सेकंड टाइप के लोग मिलते हैं ना, वो तो यही बोलते हैं कि यार ये तो स्टंट करता होगा, इसके पीछे तो पुलिस पड़ती होगी, ये तो बुरा आदमी है, ये तो रैश राइडिंग करता होगा। तो वो ये काफ़ी ज़्यादा ना लोगों के मिक्स रिएक्शन मिलते होते हैं, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि यार रैश राइडिंग कर रहा है, स्टंटबाजी कर रहा है, तो देखो सीधी सी बात है, हर कम्युनिटी में बुरे लोग होते हैं। कुछ बुरे लोगों की वजह से देखो पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। गिनती के 2 लोग पब्लिक में स्टंट कर रहे हैं, उन चक्कर में सारे बाइकर्स का नाम खराब हो रहा है। जो अच्छे मोटो ब्लॉगर्स हैं, उनके कारण हमारी भी इमेज अच्छी हो रही है ना। और जो मिक्स रिएक्शन मिलते हैं ना लोगों के, अच्छे रिएक्शन मिलते हैं कि भैया बाइक बहुत अच्छी है, भैया ब्लॉग बना रहे, हमें भी ब्लॉग में लो, भैया एक बाइक से फोटो क्लिक करा ले, वो वाले जो रिएक्शन होते हैं ना, उनके सामने ना सारे रिएक्शन फेल है, ठीक है। तो उसी के लिए मैं बाइक को बहुत सजाता हूँ, संवारता हूँ, ताकि लोग देखें और पसंद करें, फोटो क्लिक कराएं। ऑलवेज ओपन है मेरी बाइक, ठीक है। जब भी कोई आता है फोटो क्लिक करता है, मुझे ही डबल ट्रिपल खुशी होती है। तो मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे आज के यूथ को अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से, एक्स्ट्रा या किससे भी प्यार है, वैसे आपको अपनी बाइक से प्यार है? ऑफ कोर्स, तो बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। इसी के लिए मेहनत की थी, एक ट्रॉफी की तरह है ना, जिसको हम कभी देखते थे कि यार हम भी कभी खरीदेंगे, ठीक है। देखो आप और मैं, हमारे अंदर भी आज भी वो 10 साल का लड़का है, बिल्कुल ठीक है, जो सपने पूरे करना चाहता था। एक स्पोर्ट्स बाइक देख के खुश होता था, एक स्पोर्ट्स कार देख के खुश होता था, ठीक है। एक अच्छी जगह को देख के कहता था कि यार मैं एक दिन यहाँ जाके आऊँगा। तो देखो हमारे अंदर वही है ना, लड़का आज भी है, उसी के लिए हम कर रहे हैं। वैसे इंसान को जिंदा दिल होना बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव जरूरी रहो, है। जिंदा दिल रहो। तो एक और क्वेश्चन था मेरे मन में कि मुझे भी ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है। एक इंसान या फिर आजकल के यूथ को ट्रैवल करना क्यों जरूरी है? क्या लगता है कि ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बाइक राइडिंग की। बाइक राइड, देखो जब भी आप कभी स्ट्रेस होते हो, ठीक है, टेंशन में होते हो, या फिर देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मानना तो यह है कि एक बार ब्रेक लेके ना हल्की सी बाइक पे राइड कर लेनी चाहिए, स्लो स्पीड में, अपने शहर को, है ना, हाईवेज को, है ना, आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर लेना चाहिए। क्योंकि ये भी एक थेरेपी है, आपको एक लाइफ से ब्रेक मिलता है, सोचने के लिए, खुद के लिए एक टाइम मिलता है, ठीक है। तो एज अ थेरेपी मैं इसे यूज़ करता हूँ, और आई थिंक दूसरों को भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और बात करें ट्रैवलिंग की, देखो आप तो मेरे से बड़े ट्रैवलर हो, ठीक है, जहाँ तक मैं नहीं पहुंचा वहाँ तक आप जाके आ चुके हो, ये तो सर आपका बड़प्पन है। ठीक है। हमने आपके सारे ब्लॉग देखे काजा वाले, तो हमें सब पता है, नहीं। ठीक है, काजा चिटकुल, हमने आपके सारे ब्लॉग देखे हैं, जी। बैग लेके आप कहाँ कहाँ गए हो। तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग एक थेरेपी है, एक मेडिटेशन है, जो आपको है ना लाइफ को आगे फ्यूचर जज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आप देखो लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना, सरवाइव करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो। और ऑफ कोर्स अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस, आप उनको फेस कर पाओगे। और देखो कभी आप नोटिस करना, जिन लोगों के साथ आप ट्रैवल करोगे ना, आपके उनके साथ ना कंपैटिबिलिटी अलग ही बनेगी। क्यों? क्योंकि आप साथ में ही प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, है ना, साथ में कोऑर्डिनेट करोगे,
देखो, मैं ट्रेवलर के सामने बातें बोल रहा हूँ जो कि पहले से बातें जानते हैं, बट हम यही चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है, मैं फील कर पा रहा हूँ उस चीज को ना, आप बता रहे हो तो उस चीज को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे। जैसे मेरे व्यूवर्स हैं वो इस चीज को समझेंगे, महसूस करेंगे, जो आप बता रहे हो उस चीज को हमें फील आ रहा है वो। और देखो, हम दोनों ट्रैवलर को देख के कोई तीसरा बंदा ट्रैवल स्टार्ट कर दे, इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रैवल करने से सबसे लाइफ में मुझे मेरा पर्सनल है, अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वहाँ पे कैसे हाव भाव है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं, लोग कैसे मतलब खाना कैसे खाते हैं, किसी चीज़ की कहाँ किस जगह वैल्यू है, किस चीज़ की कहाँ अहमियत है, वो सब ट्रैवल करने से पता लगता है। अगर हम अभी एक सेकंड में अभी हम इतनी ब्राइट इतनी ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में रहते हैं, अगर कहा जाए हम 10 मिनट में कुछ मंगा ले तो वो पहुंच जाएगा, बट यही चीज़ हम लद्दाख किसी रिमोट एरिया में मंगाए तो वो नहीं मिलेगी। वहाँ तो मोबाइल के नेटवर्क तक नहीं आते। यू आर राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो अमृत जी, कैसा लगा आपको हमारे चैनल पे आगे? तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट ये तो किया। हमारा बड़प्पन है सर, अगर आप हमारे एक इनविटेशन पे हमारे चैनल पे आ गए। और मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिसपे हमने खुल के डिस्कशन की, ठीक है। आपने जो डाउट्स होते हैं जो सोसाइटी में रह जाते हैं वो आपने कंप्लीट किए। और देखो, एक ट्रैवलर जब ट्रैवलर से मिलता है ना तो वो वाइब भी अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा है ना, आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमें बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच। सो ये था हमारे अमृत जी, द पिक्सल बाइकर, बहुत फेमस है चंडीगढ़ में, बहुत इन्होंने ट्रैवल किया है, आगे भी ट्रैवल वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके रूबरू करते रहेंगे, हम इनको फिर मिलाएंगे आपको। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। एंड सेकंड थिंग, व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हम सेकंड वीडियो भी इसकी लेके आएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू ब्लॉगर के साथ, नए आइडिया के साथ।